गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? एक बार बता दें सारे लोग, इज इट क्लियर? ओके, इसको भी लाइट को ओके। देखो, हम लोग हैं टॉपिक नंबर 2 में हैं और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, आवृत्ति के प्रकार। एक बार सीधा सवाल आ भी चुका है, सीधा सवाल पूछ चुका है, आवृत्ति के प्रकार बताएं। 4 प्रकारों को माना गया है। पहले प्रकार की चर्चा हम लोगों ने कर रखी है। 4 प्रकार की आवृत्ति 4 प्रकार का काम करती है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। पहला है यूटिलिटेरियन फंक्शन, उपयोगितावादी प्रकार। दूसरा है नॉलेज फंक्शन, ज्ञान प्रकार। तीसरा है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। और चौथा है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, अहम रक्षार्थ, अहम की रक्षा करने का काम भी करती है, रक्षार्थ प्रकार। ईगो डिफेंसिव फंक्शन। पहले वाले की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। देखो, कुछ अभिवृत्तियां जो हमारी हैं वो ज्ञान की प्राप्ति में मददगार हैं। कोई घटना घटेगी तो हम जान लेंगे इसका क्या क्या कारण है, व्हाट्स आर द कॉज ऑफ दिस इवेंट्स, इसका क्या परिणाम निकल सकता है। तो हम कुछ अभिवृत्तियां हमें जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। ये अभिवृत्तियां कहलाती हैं नॉलेज फंक्शन। ये भी अभिवृत्ति का एक प्रकार है। क्लियर? 2-2, 3-3 लाइन लिखने का अवसर मिलेगा, यह ध्यान रखना। तीसरा वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। देखो, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन वह है जिन मूल्यों को हमने स्वीकार कर रखा है, या जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कौन हैं, इन सबको अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी? वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शंस। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर एक्सेप्टेड वैल्यूज इन सोसाइटी। जिन मूल्यों को आपने स्वीकार किया, जैसे अगर आप स्वच्छता को बहुत पसंद करते हो तो आप उन चीजों को जहां जाओगे दूसरों को भी बताओगे, और कोई जानकारी आ रही है तो उसे ग्रहण भी कर लोगे, क्योंकि वो आपकी पसंद से संबंधित विषय है। तो मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार हमारे मूल्यों को अभिव्यक्त करने में मदद देता है। इट हेल्प अस टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेड वैल्यूज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेड वैल्यूज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इन चीजों को अभिव्यक्त करने का काम ये वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन करता है। और जो चौथा है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, जो चीजें हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार करती हैं, हमारी पहचान पर प्रहार करती हैं, जो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट और हमारी आइडेंटिटी पे अटैक करेगा, हम उससे रक्षा करने का काम करते हैं। इसीलिए देखोगे कई लोग गलती करने के बाद मानते नहीं हैं, वो दूसरे के ऊपर ढाल देंगे, इसके चलते गलती हुई है। इससे उनकी पहचान सुरक्षित रह जाती है, इससे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहता है, आत्मसम्मान की रक्षा हो जाती है। तो हमारा ये भी अभिवृत्ति काम करती है। गलत करेगा, टाल देगा, इनके कारण ये कठिनाई आई है, इनके कारण ये कठिनाई पैदा हुई है। तो हमारी अभिवृत्ति का एक काम यह भी है कि वह व्यक्ति के आत्मसम्मान और पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है, रक्षा करती है। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ यू कैन से ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है? शब्द से खेल जाओ। कुछ अभिवृत्तियां हमारे आत्मसम्मान और पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। इसीलिए व्यक्ति कई बार अपनी गलतियों को करने के बावजूद भी मानता नहीं है, नहीं तो उसको लगता है मेरा सम्मान कम हो जाएगा, मेरी पहचान पे असर जाएगा, तो काउंटर अटैक करता है, दूसरे की गलती गिनाने लगता है। आप देखोगे जब 2 प्रवक्ता आपस में टकराते हैं किसी टीवी पे और किसी को कोई कमी हो तो मानेगा नहीं, वो उस डिफेंसिव मोड, वो उसकी रक्षा करेगा।
पूछोगे आपने ये गलती की है तो कहेगा कि आपने ये गलती की है, और इस प्रकार से अपनी पहचान को, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करता है। एटीट्यूड यह भी काम करता है। तो ध्यान रखना, आएगा तो 10 नंबर में सवाल आएगा तो बता दोगे कि अगर मान लो पूछ ले अभिवृत्ति के प्रकार बताइए, जैसे मान लो ये जब सवाल आया, एक टॉपिक आया, जैसे कि सवाल मिल गया 10 नंबर का सवाल मिला, 10 मार्क्स मिल गया, एक्सप्लेन द, नहीं ये तो संभावित में है, यहां देखो प्रोबेबल में नहीं, ये देखो ये मिल गया 8 नंबर का सवाल मिला, यूपीपीसीएस में पूछ गया डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना करें। तो सबसे पहले अभिवृत्ति को 2 लाइन 3 लाइन में समझा दो, क्योंकि अभिवृत्ति एक टेक्निकल टर्म है। आप पहले बता दो अभिवृत्ति क्या है, उसके तीनों घटकों को बता दो। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष होता है, व्यवहारात्मक पक्ष है, और एक पक्ष जो है भावात्मक पक्ष है। ये 3 पक्ष इफेक्टिव एस्पेक्ट है बीच वाला। तो 3 पक्षों को बता दिए 2 से 3 लाइन में। उसके बाद बता दिए इसके 4 प्रमुख कार्य हैं, फंक्शंस। तो 4 फंक्शंस, चारों फंक्शंस को लिख दो, पॉइंट वाइज लिखो, 1 2 3 4, और चारों के बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखोगे, ये 125 शब्द हो जाएगा। अभिवृत्ति ये काम करती है, जो फायदा होगा उसके फेवर में काम करेगी, उसके फेवर में काम करने के लिए हमें प्रेरित करेगी। जिससे घाटा होगा, लाभ और हानि, उपयोगितावादी प्रकार है। कुछ अभिवृत्तियां हमें ज्ञान प्राप्त कराने में मदद करती हैं, हम जान लेंगे, समझ लेंगे किसी चीज को। कुछ अभिवृत्तियां हमारे मूल्यों को अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। और अभिवृत्ति का एक काम यह भी है कि वो अपने आत्मसम्मान, व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, इसमें भी मददगार होती है, ये ध्यान देना। तो इस प्रकार से चारों को आराम से लिख सकते हो, ये कोई कठिन काम नहीं है। जब लिखोगे तो 4 बार अंडरलाइन करोगे प्रकार में इन बातों को, जैसे उपयोगितावादी प्रकार उसको अंडरलाइन करके बताओगे, ज्ञान प्रकार अंडरलाइन करोगे, टीचर की नजर जाए कि चारों को लिखा है। और डेनियल कॉच के द्वारा ये लाया गया था, प्रकारें बताया गया, उन चारों प्रकारों को इंगित कर दो। तो ये अपने टॉपिक का एक पार्ट होता है, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। 4 प्रकार का काम करते हैं अभिवृत्ति, चारों को दिखा दो, हो गया क्लियर। ध्यान देना, अगर कभी अभिवृत्ति परिवर्तन पे कोई सवाल आ जाए, एटीट्यूड चेंज पे, अभिवृत्ति का परिवर्तन, अभिवृत्ति परिवर्तन संबंधित कोई अगर प्रश्न बन जाए कभी कि परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो हम लोगों ने बताया है कि दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करके हम अभिवृत्ति में चेंज कर सकते हैं। नकारात्मक हो तो सकारात्मक बना सकते हैं। और अभिवृत्ति परिवर्तन का कोई बोले कि उदाहरण देकर बताओ, अगर कोई सवाल ऐसा बन गया तो आप महात्मा बुद्ध का दिखा दोगे, महात्मा बुद्ध। आप वल्लभ भाई पटेल का दिखा दोगे, इन लोगों को दिखाओगे कैसे इन लोगों ने अभिवृत्ति परिवर्तन कराया लोगों का। जैसे आप बुद्ध का जीवन देखो, आरंभिक जीवन देखो, आप आरंभ में उनका पूरा जीवन भौतिकतावाद से में निमग्न था। उनके पिताश्री ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बने हुए थे। सिद्धार्थ के लिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का, वो ग्रीष्म ऋतु में अलग महल में रहते थे, बसंत ऋतु में अलग महल में रहते थे, और उस ऋतु के अनुसार वाद्य यंत्र थे वहां पर। तो पूरी तरीके से उनका जीवन, आरंभिक जो जीवन है, आरंभिक जो जीवन है, उसमें एक अलग टाइप की उनका एटीट्यूड दिखाई देता है। निमग्न है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, भौतिकतावाद से बिल्कुल चीजें युक्त हैं, परंतु धीरे धीरे कुछ घटनाएं घटती हैं और उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और वो फिर वो गृह त्याग का डिसीजन लेते हैं, महाभिनिष्क्रमण का निर्णय लेते हैं। तो कभी कभी जीवन में, हम सबके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है।
जैसे उनके जीवन में क्या घटना घट गई। जो व्यक्ति आरंभ में पूर्ण रूप से भौतिकतावादी पक्षों में इन्वॉल्व हैं, घटनाएं घटी, एक बार बाहर निकले तो एक बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देख लिया, वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, एक बार बीमार व्यक्ति को देख लिया, एक बार मृत को देख लिया और एक बार सन्यासी को देखा। कभी कभी महल से बाहर निकलते थे और जब निकलते थे तो कोई व्यक्ति ऐसा, क्योंकि महल के भीतर तो सारी चीजें चहल पहल थी, रौनक था, सुंदर व्यवस्था थी महल के भीतर, और कभी बाहर निकलते थे उन्हें वृद्ध व्यक्ति दिखता था, कभी बीमार दिखता था। अपने सारथी से पूछते थे ये आदमी है कौन, इतना बूढ़ा होके जा रहा है। तो सारथी बताता था कि सबके जीवन में ये आएगा कि उससे बूढ़ा होना पड़ेगा, जीवन में कभी न कभी सबको बीमार होना पड़ेगा, कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है बीमारी कुछ न कुछ हो जाएगी। जीवन में ये भी निश्चित है, आना तय है, अंततः स्थिति यही आती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और एक बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा, उसके पास कुछ नहीं था और मस्ती के साथ अपना झूमता हुआ जा रहा था। एक तरीके से उनका मनोवृत्ति परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन भी मनोवृत्ति परिवर्तन है, ध्यान रखना। उनका एटीट्यूड चेंज हो गया भौतिकतावाद के प्रति, उनकी सोच बदल गई, उनकी समझ बदल गई, उनका विश्वास बदल गया, उनकी पसंद बदल गई। अब वो भौतिकतावाद को नापसंद करने लगे और इतना नापसंद करने लगे उस भव्य राजमहल को कि निर्णय लिया कि अब इसको छोड़ देना है। अभिवृत्ति परिवर्तन का ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल। कभी पूछ दे, उदाहरण देकर बताओ अभिवृत्ति परिवर्तन का। महात्मा बुद्ध को कोट करो कि एक समय उनका एटीट्यूड भौतिकतावाद, आरंभिक जीवन, 4 घटनाएं घटती हैं, एटीट्यूड चेंज होता है, गृह त्याग करते हैं, बाद में उनको निर्माण की प्राप्ति होती है बोध गया में। निर्माण का मतलब मृत्यु नहीं, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कालांतर में महापरिनिर्माण होता है कुशीनगर में। किनका? भगवान बुद्ध का। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है अभिवृत्ति परिवर्तन। सवाल आया है तो इस एग्जाम्पल को कोट करो। वल्लभ भाई पटेल को कोट सकते हो अभिवृत्ति परिवर्तन में। स्वतंत्रता के बाद सैकड़ों देसी रियासतें थी, सैकड़ों देसी रियासतें, और जो उनके शासक थे उनके दिमाग में कुछ और घूम रहा था, मानने के लिए, भारत में विलय के लिए आसानी से तैयार नहीं थे। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया। इन्होंने परसुएशन, समझाना और बुझाना शुरू किया। समझाया, बुझाया, और समझा बुझाकर जो उनका एटीट्यूड बन रहा था, उनकी सोच बन रही थी कि हम अलग रह लेंगे, और पसंद कर रहे थे कि हम भी अलग रह लेंगे। उनको विश्वास था कि हम अलग रह सकते हैं, और कुछ कुछ गतिविधि भी कर रहे थे, व्यवहारात्मक पक्ष। तो उनका एटीट्यूड भारत में विलय करना नहीं था कई सारे प्रांतों का, परंतु इन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने परसुएशन स्किल से अखंड भारत का निर्माण कर दिया। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। तो अभिवृत्ति परिवर्तन का एग्जाम्पल लिखना हो तो पटेल को लिखो। वल्लभ भाई पटेल बेहतरीन एग्जाम्पल है, सतही एग्जाम्पल नहीं, बेहतरीन एग्जाम्पल। एटीट्यूड चेंज हो गया। सबने, जो देसी रियासतें थी, उनको लगा कि नहीं, विलय करना ज्यादा बेहतर है। तो कई लोगों का नकारात्मक एटीट्यूड भी हम समझा कर, बुझा कर परिवर्तित कर सकते। इसमें सवाल बना है, ध्यान रखना। पटेल साहब का एग्जाम्पल तो बेहतरीन एग्जाम्पल। आप ना महात्मा बुद्ध को दे सकते हो, पटेल को, गांधी को दे सकते हो। गांधी बार बार सत्याग्रह करते थे, और सत्याग्रह करके क्या करते थे? मनोवृत्ति परिवर्तन करते थे। अंग्रेजों का मनोवृत्ति परिवर्तन करने का भरपूर प्रयास किया, पूरी तरह से सफल तो नहीं हो पाए, मगर कर देते थे कभी कभी। चंपारण गए, खेड़ा गए, अंग्रेज तुले हुए थे कि नहीं, हमको इनसे नील की खेती करानी ही करानी है। हृदय परिवर्तन हो गया उन लोगों का, तात्कालिक तौर पे हुआ, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये हृदय परिवर्तन कराते थे। कौन? अपने गांधी जी जो थे, ये बार बार सत्याग्रह करते थे, और सत्याग्रह करके हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन एक प्रकार का
मनोवृत्ति परिवर्तन है। यदि आपका सोच बदल जाए, आपका विश्वास बदल जाए, सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक दिशा में आपकी पसंद बदल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सत्याग्रह भी अभिवृत्ति परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपाय है। कई बार सरकारें बड़ी कट्टर हो जाती हैं। कट्टर क्या, ज्यादा वो कठोर कार्रवाई टाइप से करने लगती हैं, तो फिर सत्याग्रह के माध्यम से हम उनका हृदय परिवर्तन करा के अपने लक्ष्य की सिद्धि करते हैं। तो यह भी, कभी मान लो कोई सवाल पूछ ले अभिवृत्ति परिवर्तन पे, पूछ दे, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। महात्मा बुद्ध को दिखाओ, वल्लभ भाई पटेल को दिखाओ। एटीट्यूड चेंज का एग्जाम्पल हो तो गांधी का सत्याग्रह, उसमें 2 लाइन कोट कर दो। ये सारे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। और एटीट्यूड चेंज का एग्जाम्पल हो तो आप, जो पोलियो उन्मूलन कानून था, पोलियो उन्मूलन अभियान था, उसमें भी व्यापक स्तर पर लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ। नहीं तो जनरली सरकार के जो कार्यक्रम आते हैं, जनता कितनी भागीदार होती है, कोई भी पॉलिसी हो तो कई बार जनता उसका विरोध करती है। सरकार ने कार्यक्रम बनाया जनता के लिए, जनता कहती है कि नहीं, जरूरत नहीं है। सरकार ने बनाया कि टीका ले लो, बहुत जरूरी है, भारत ने बनाया है। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड, हम लोगों ने 2 टाइप की वैक्सीन बना दी, अब मुफ्त में देना शुरू कर दिया। मुफ्त में दिया हम लोगों ने, फिर भी कई लोगों ने कहा उनका चेंज नहीं हुआ एटीट्यूड। हमने कहा नहीं, अगर नहीं लोगे तो प्लेन से घूम नहीं सकते हो, रेलवे टिकट नहीं ले सकते हो, दिखाना पड़ेगा, होटल में एंट्री नहीं कर सकते हो। हमने खूब प्रयास किया उनको बाध्य करने के लिए कि इनका एटीट्यूड चेंज हो जाए, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाए। बहुतों का हो गया, कई लोगों का नहीं हुआ, उन लोगों ने नहीं लगाए, मगर हम लोगों ने एफर्ट तो किया। और कई लोग देसी वैक्सीन पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ कि ये भारत का वैक्सीन है, ठीक नहीं है, एवरेज टाइप का होगा। उन लोगों ने थोड़ा हाई फाई लिया वो वैक्सीन, कि मॉडर्ना का वैक्सीन लेंगे, फलाने कंपनी का वैक्सीन लेंगे। बाद में पता चला वो सब ज्यादा खतरनाक टाइप का वैक्सीन था, वो बहुत अच्छा असरदायक नहीं था। तो कई लोगों की मनोवृत्ति भारत के वस्तुओं के प्रति नकारात्मक है। विदेश का घटिया भी चीज खा लेना, विदेश का घटिया भी चीज इस्तेमाल कर लेना, इंजेक्शन ले लेना उनको मंजूर है, बट भारत की अच्छी चीज भी है ना, उसको थोड़ा निगेटिव देखते। ये भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, एटीट्यूड। बाद में रिपोर्ट आई कि मॉडर्ना की वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, कारगर नहीं थी। ये ध्यान रखना, हमारी वैक्सीन ज्यादा कारगर थी, ज्यादा इफेक्टिव थी, ऐसा माना गया। अभी तक का रिपोर्ट यही है। इज इट क्लियर? कभी अभिवृत्ति परिवर्तन पे सवाल आ जाए, चेंज ऑफ एटीट्यूड, सो एट द टाइम कोट महात्मा बुद्ध फॉर इंसिडेंट्स, वल्लभ भाई पटेल थ्रू पावर ऑफ परसुएशन, जितने जो देशी रियासत थे 500 से अधिक, उनको मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया। कोट कर सकते हैं गांधी सत्याग्रह हृदय परिवर्तन, बोलो। हम कोट कर सकते हैं वो इसको भी, पोलियो उन्मूलन अभियान। हम इस प्रकार से कोट करके कर सकते हैं। तो कुछ अभिवृत्ति परिवर्तन के एक्सीलेंट एग्जाम्पल हैं, यह ध्यान रखना। आप देखोगे एटीट्यूड चेंज में राजा राम मोहन राय थे, इनके काल में सती प्रथा, सती ट्रेडिशन बहुत ज्यादा प्रचलित थी। इन्होंने खूब पत्र पत्रिकाओं में खूब लेख प्रकाशित किए, इन्होंने साक्ष्य देना शुरू किया, क्योंकि पब्लिक की जो आम जनता की मनोवृत्ति थी वो सती प्रथा के फेवर में थी। जनता सपोर्ट कर रही थी कि बहुत अच्छी चीज हमारे धर्म से संबंधित है। इन्होंने खूब चीजें पब्लिश की, पेपरों में आर्टिकल पब्लिश किया कि ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है, प्राचीन काल में नहीं था सती प्रथा, साक्ष्य दिए, तथ्य प्रस्तुत किया, इन्होंने समझाया लोगों को। धीरे धीरे लोग, जनता की मनोवृत्ति थोड़ी सी बदली, मनोवृत्ति बदलने लगी, इनकी सोच बदली, विश्वास बदला, पसंद बदला। अब ये लोग भी थोड़ा थोड़ा नापसंद करने लगे कि नहीं, सती प्रथा ठीक नहीं है,
मनोवृत्ति परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। और बाद में उस समय जो विलियम बेंटिंग था, उससे मिलकर सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित हो गया। जब लगा कि माहौल बन गया है, जनता का मनोवृत्ति थोड़ा चेंज हो गया है, उन्होंने बताया कि भाई इसको हटा दो, ये अमानवीय है, ये ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित हो गया। बट उसके पहले मनोवृत्ति परिवर्तन किया गया। बोलो, तो ये कोई बड़ा कदम उठाना हो समाज में तो सबसे पहले उसके अनुरूप माहौल बनाना पड़ता है। और जनता की अगर मनोवृत्ति उस कानून के एंटी में हो तो कठिनाई पैदा कर सकता है। ये ध्यान रखना। ये मनोवृत्ति परिवर्तन के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। राजा राम मोहन राय को बताओ और बता दो कि उन्होंने पहले जनता की मनोवृत्ति बदलने का प्रयास किया, भाषणों के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से। बहुत सारे किताब, छोटी छोटी किताबें भी पब्लिश हुई, उनकी आर्टिकल्स पब्लिश हुए। तब जनता को लगा कि अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा है। उनकी पसंद बदल गई और वो लोग भी थोड़ा थोड़ा विरोध करने लगे। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये सब, ठीक है, इन चीजों को ले सकते हो। ध्यान देना, हम इनके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि वृत्ति का जो संदर्भ है उसमें कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि हमारा विश्वास कुछ और है, हमारी पसंद अलग है और हमारा कार्य करने का तरीका भी कुछ विशिष्ट है। पक्ष या विपक्ष में कार्य करना, यही तीन पक्ष बनते हैं: विश्वास, मत, जानकारी, संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव, भावात्मक पक्ष, और व्यवहारात्मक पक्ष, कार्य। हम जीवन में हमारी जो अभिवृत्ति है, कई बार हम अपने एटीट्यूड के विपरीत व्यवहार करते हैं। इस पे सवाल आ चुका है, पुनः आ सकता है कि आपकी पसंद किसी कोई और है, आपका विश्वास कुछ और है और काम आप अलग टाइप का कर रहे हो। आपका जो कार्य है उसके विपरीत है। जैसे घर परिवार में शिक्षा के संदर्भ में तीन ऐसी चीजें हैं: शिक्षा, विवाह और व्यापार। कौन सा कार्य करें? विवाह के समय में हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते हो, किसी को पसंद करते हो, कई लोग किसी किसी को पसंद करते हैं। आपको विश्वास भी है कि ये सामने वाला बहुत अच्छा है, विश्वास भी है, और अवसर मिलेगा तो उसके पक्ष में कार्य भी करने के लिए तत्पर हो। परंतु परिवार का दबाव, समाज का दबाव इतना अधिक पड़ जाता है कि आपका एटीट्यूड कुछ और है, काम कुछ और करते हो, कार्य विपरीत कार्य करते हो। पता चलता है कि उसको छोड़कर कहीं और। पढ़ाई में भी खूब होता है। आपकी पसंद है कि मैं डॉक्टर बनूं, और घर वाले चाह रहे हैं कि बेटा इंजीनियर बने। आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर बनूं, घर वाला चाहता है कि नहीं दुकान पे बैठे व्यापार करे, ज्यादा अच्छा है। तो कई बार परिवार के दबाव में, कई बार समाज के दबाव में हम अपने एटीट्यूड के विपरीत व्यवहार करते हैं। ध्यान करना, अपने सिलेबस में पढ़ना है, संदर्भ को ध्यान से देखना। आप ये सारी चीजें हैं, लिखा हुआ आचरण, अभिवृत्ति के संदर्भ में लिखा हुआ आचरण भी पढ़ना है। इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। हमारा एटीट्यूड कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है। हम पसंद किसी एक को कर रहे हैं, विश्वास उसके प्रति है, विवाह कहीं और हो रहा है, बिहेवियर आपने बदल दिया। आप उसके पक्ष में बिहेवियर व्यवहार नहीं कर रहे हो, उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हो। ये सुनो, ये कई बार होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है हमारा। तो विवाह के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, बिजनेस के संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में, वी एक्ट अगेंस्ट आवर एटीट्यूड। एग्जाम्पल देकर बताओगे। कभी कभी हम दबाव में आकर करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति घायल हो गया है, आप 5 मित्रों के साथ रहते हो, 4 मित्र चाहते हैं कि हम सब लोग, 5 लोग जाके उस व्यक्ति की जान बचा लें, ब्लड दे लें,
और आपको आपको पसंद नहीं है, आप नापसंद करते हो ब्लड देना, आपको विश्वास है, ऐसा ज्ञान है कि ब्लड देने से आदमी कमजोर हो जाता है, ऐसी आपकी समझ बनी हुई है, पसंद भी नहीं करते हो ब्लड देना किसी को, मगर लगता है कि 4 मित्र जा रहे हैं ब्लड देने के लिए और मैं नहीं दूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, फिर हमारे मित्र मुझे क्या कहेंगे। तो न चाहते हुए भी हम कभी कभी अपने एटीट्यूड के विपरीत जाकर व्यवहार करते, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये सबके साथ नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने विपरीत जाएंगे, जाना पड़ता है उनको। कभी कभी किसी की ऐसी इच्छा हो सकती है कि मुझे ब्लड नहीं देना पड़े, सामान्यतः लोग ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई नजदीकी परिचित व्यक्ति घायल है, कई बार लोग शौक से जाकर ब्लड देते हैं ताकि फ्रेश ब्लड फिर से जनरेट हो बॉडी में। तो आप ऐसा सवाल बन सकता है कि कब कब अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। सामान्यतः जनरली वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू आवर कॉग्निटिव एस्पेक्ट एंड एफेक्टिव एस्पेक्ट्स। हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट डिसाइड होता है कि जैसा ज्ञान है, जैसी समझ है और जैसी पसंद है उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बट कभी कभी शिक्षा के क्रम में, इधर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें हैं, कई बार कुछ लोग सगोत्र अपने ही गोत्र के किसी के साथ उनका प्रेम हो जाता है, बाद में उनको लगता है खाप पंचायतें भी हैं, ये कठिनाई पैदा कर सकती हैं। पसंद तो करते हैं, विश्वास भी है कि सामने वाला बड़ा अच्छा आदमी, समझ भी अच्छी है, मगर कार्य विपरीत करते हैं दबाव में आकर, नहीं तो खाप पंचायतें फिर उनका थोड़ी बहुत व्यवस्था करेंगी। पीछे खूब चर्चा में रहती थी खाप पंचायतें, अब ऐसे मामलों में उन लोगों ने भी हस्तक्षेप कम कर दिया है, ये ध्यान रखना। तो पहले खूब खबरें आती थी, 10-15 साल पहले हमेशा खबरें आती थी, खाप पंचायतों ने पंचायत बैठा और वहीं पे वर्डिक्ट दे दिया, जजमेंट दे दिया। वो एक तरीके से न्याय का काम वही करने लगे थे, मतलब जुडिशरी तक मत जाओ, न्यायालय में मत जाओ, हम ही न्याय कर देंगे यहीं पे बैठे बैठे। तो ध्यान करना, तो ऐसी चीजें रहती हैं। क्लियर? जैसे देखो, कभी कभी एटीट्यूड रहता है कि हम कब अपने एटीट्यूड के विपरीत काम करते हैं, कई बार सामर्थ्य के अभाव में भी करते हैं। मान लो आपके सामने आप बहुत दयालु टाइप के आदमी हो, लोगों की जान बचाना पसंद करते हो, परंतु आपके सामने कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, जैसे अभी उत्तराखंड में आप देखोगे गाड़ियां बह रही हैं, लोग मकान टूट के पानी में बहते हुए जा रहे हैं। नजर डालो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में और उत्तराखंड में जो अभी दशा है देश के कई भागों में। तो जिन गाड़ियों के प्रति, कार के प्रति, बड़ी बड़ी कारें आप कह सकते हो, इन जिन कारों के प्रति खूब मोह था, लगाव था, लगता था कि मेरी कार की एक एक अंग की जानकारी है, उन कारों के बारे में एटीट्यूड 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है। लगता है कि अपनी जान बचानी ज्यादा जरूरत है, ये कार बह जाए तो बह जाए, और सड़क पे नहीं तो कार में खरोंच आ जाए तो सामने वाले की जान लोग ले लेते हैं। कितना तेजी से एटीट्यूड चेंज होता है। परिस्थिति ऐसी है, कार बह जाए तो बह जाए, लोग कार को छोड़कर कूद के भाग रहे हैं। ये दशा है। ये कौन सा, किसको दर्शा रहा है? चेंज ऑफ एटीट्यूड दर्शा रहा है। सेकंड में एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मिनट में चेंज हो जाता है। नहीं तो जिस कार के प्रति इतनी आसक्ति है, 4 बार दिन भर में धोते हैं लोग, 2 बार पॉलिश लगाएंगे, कई सब नई नई साइकिल खरीदते हैं तो दिन भर में 4 बार साइकिल की सेवा हो रही है। बाइक खरीद लेंगे तो उसमें पता चलता है कि 2 घंटा डेली ड्यूटी है बाइक को चमकाने में, कि सड़क पे निकले तो फिर लोग उनको देखकर पसंद करें, एटलीस्ट उनको, नहीं तो उनके बाइक को पसंद कर ले कि बड़ी अच्छी बाइक है, चमचमाती हुई बाइक है। एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो जाता है भौतिक वस्तुओं में। कितना बेहतरीन टॉपिक है, आप ठीक से इसको पढ़ो, जीवन के लिए उपयोगी है। लिखने में तो अगर फंडा क्लियर है तो आराम से घुमाते फिराते लिखोगे, जैसा सवाल वैसा उत्तर। हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है, कई परिस्थितियों में चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूं।
तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, अकस्मात घटनाएं, अकस्मात जीवन में घटने वाली घटनाएं हमारे एटीट्यूड को चेंज कर देती हैं, हमारी पसंद बदल देती हैं, हमारी समझ बदल देती है, हमारा विश्वास बदल जाता है। ऐसे कुछ लोग हैं, आप नजर डालोगे तो मिल जाएंगे। हमेशा पता चलता है एटीट्यूड बना हुआ है कि जितना दूसरे को खींच सके, नोच सके, भ्रष्ट आचरण से पैसा इकट्ठा कर सके, इकट्ठा कर ले। ऐसे शख्स थे पीछे जिनके बारे में कोई बता रहा था कि उन्होंने खूब लोगों पे अत्याचार करके 5 मंजिला भवन या 4 मंजिला भवन बहुत ही वीआईपी टाइप से खड़ा कर लिया। एक बेटा था, उस बेटे के लिए उनके दिमाग में था कि मैं इसको स्वर्ग बना के धरती पर ही दे दूं। और करप्ट आचरण से गरीबों का पैसा शोषण, सरकारी बीपीएल का पैसा रहे वो शोषण कर करके उन्होंने 4 मंजिला भव्य आवास, कि नहीं हमारी अगली पीढ़ी एकदम उसको तो कष्ट ही नहीं होने देंगे, मेरे पास इतना सामर्थ्य है। भ्रष्ट आचरण। और स्थिति क्या थी कि बच्चा दुर्घटना में, कठिनाई में चला गया। उनका जीवन में भौतिकतावाद के प्रति अकस्मात को एक घटना घटी, जीवन के प्रति उस व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल गया, एटीट्यूड चेंज हो, उसकी सोच बदल गई, विश्वास बदल गया, पसंद बदल गया। अब जीवन में उसको लगा कि अब क्या है जीवन में, जीवन में अब दूसरों की मदद। अब उसको धीरे धीरे दूसरों की मदद करने में आनंद आने लगा। पहले उनको रुलाने में मदद आनंद आता था, उनको कष्ट देने में आनंद आता था, उसको कष्ट देता भी था। अब उसको लगता है इनकी सेवा करेंगे, खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। तो कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि व्यक्ति का एटीट्यूड, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका विश्वास, उसका जो पसंद है वो भी चेंज हो जाता है। अकस्मात घटने वाली कुछ घटनाएं एग्जाम्पल देकर लिख सकते हो। लोगों की भौतिकतावादी आसक्ति रहती है, बदल जाता है तुरंत में। ऐसी स्थितियां रहती हैं। तो कब हम अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार कर सकते हैं? व्हेन वी एक्ट अगेंस्ट आवर एटीट्यूड इन सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे अचानक घटनाएं घटती हैं और हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देकर बता दोगे? क्लियर है? ऐसी चीजें हैं। तो आप अब जैसे मान लो, एक हमने अभी बताया कि आपके सामने नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, जैसे हिमाचल और इसमें, और आप कूद कर उस व्यक्ति को नहीं बचाते हो, चिल्ला रहे हो, बचाने की प्रबल इच्छा है, बट फिर भी भीतर कूद नहीं रहे हो। आप पसंद तो करते हो जान बचा लेना, आपकी समझ भी है कि भाई थोड़ा बहुत मैं तैर भी सकता हूं, बट फिर भी कूदते नहीं हो। क्यों? अपनी जान जोखिम में पड़ जाएगी। तो कई बार हम अपने एटीट्यूड के विपरीत जाकर काम करते हैं, कूदते नहीं है नदी में क्योंकि तैरना नहीं पता है। पसंद करते हैं जान बचाना, इमोशनल भी हो रहे हैं, परंतु कूदते नहीं है। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता है। तो कई बार हम विवशता में भी, ऐसी विवशता आ जाती है कि हम उस विवशता में पता चलता है कि कूद कर विकल्प ही नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम तैरना नहीं जानते हैं, कूद कर नहीं बचाएंगे। पसंद तो करते हैं बच जाए, बट उसके बावजूद भी काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। तो समटाइम्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी वी एक्ट अगेंस्ट आवर एटीट्यूड। सामर्थ्य के अभाव में भी हम कभी कभी अपने एटीट्यूड के विपरीत व्यवहार करते हैं। कभी कभी विकल्पों के अभाव में भी करते हैं। एब्सेंस ऑफ विकल्प, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, विकल्पों के अभाव में। विकल्पों के अभाव में का मतलब है, अब मान लो भले सज्जन टाइप के आदमी हो, बहुत ही दयालु आदमी हो, अहिंसा के पुजारी हो, अहिंसा के परम पुजारी हो, और कोई व्यक्ति, कोई गुंडा आपके पीछे पड़ जाए। सामान्यतः गुंडे ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो बहुत सीधे टाइप के रहते हैं और थोड़ा मेहनत करके धन इकट्ठा कर लेता है। तो उनकी नजर में उनको लगता है यहां से आसानी से ले सकते हैं, और वो व्यक्ति विकल्प के अभाव के बारे में बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स।
एब्सेंस ऑफ ऑप्शंस यू कैन से। मान लो पहाड़ पे चले गए, आप पीछे पीछे वो लगा हुआ है और आप यहां पर चले गए हो पहाड़ के छत पे, पहाड़ पे खड़े हो आप, और नीचे से यहां से वो धमकी दे रहा है कि अब तो तुम्हें मैं गोली मारूंगा, और आपके हाथ में भी संयोग से पिस्टल है। आप बहुत दयालु आदमी हो, एक साइड में या तो खाई में गिरोगे या फिर वो आपकी जान ले लेगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसने। एक ही विकल्प, दो विकल्प है, या तो खाई में कूद के अपना जान को खत्म कर दो, पीछे खाई है, या सामने वाले को हिट करके आगे बढ़ो। क्या करोगे? यद्यपि कि आप बहुत सज्जन टाइप के आदमी, बहुत दयालु टाइप के आदमी हो, कभी पसंद नहीं करते हो हिंसा करने का, उसके बावजूद भी आप अपने एटीट्यूड के विपरीत जाके व्यवहार करोगे, उसे हिट कर दोगे। तो कई बार हम विकल्पों के अभाव में भी अपने एटीट्यूड के विपरीत जाकर व्यवहार करते हैं। कब? एक लाइन में आएगा, विकल्पों के अभाव में, सामर्थ्य के अभाव में भी कभी कभी हम एटीट्यूड के विपरीत जाते हैं। एग्जाम्पल बता दोगे? वैसी स्थिति में हम उसको हिट करेंगे सामने वाले गुंडे को, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है बचने का। बोलो। तो ये सब इस टॉपिक का ये विभिन्न पक्ष बनता है कि हमारे आचरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः जिसके बारे में हमें जानकारी है, जिसके बारे में हम विश्वास करते हैं, जिसके बारे में समझ है हमें, और यदि हम उसको पसंद करते हैं तो हम उसके पक्ष में काम करते हैं। एटीट्यूड यही इंगित करता है। और जिसको नापसंद करते हैं उसके विपरीत जाके व्यवहार करते हैं। परंतु कई बार जिसे हम नापसंद करते हैं उसी काम को करना पड़ता है। कई बार जिसे हम पसंद करते हैं उसके विपरीत काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं और ये आप करोगे। अब पुलिस को ही देखो, पुलिस चाहती है कि सारा काम शांतिपूर्वक हो जाए, बट कभी कभी लाठीचार्ज करना पड़ता है। परिस्थिति ऐसी आ जाती है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऐसे पसंद नहीं करती है ज्यादातर, मतलब सब पे तो लागू नहीं होता है, वही इच्छा नहीं है कि हम लाठीचार्ज करें, बट ऐसी परिस्थिति हो जाती है, विवशतावश करना पड़ता है। करेंगे, जरूर करेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है आचरण के साथ इसके संबंध का। इज इट क्लियर? आचरण के साथ इसका संबंध, ध्यान देना। तो हम इन चीजों को लेकर चलेंगे और इस प्रकार से ये चीजें, ये टॉपिक जो है इसमें यह आ जाएगा कि अभिवृत्ति का हमारे आचरण के साथ क्या संबंध है। तो देखो, हम कई बार अभिवृत्ति के विपरीत आचरण करते हैं। कब कब करते हैं वो लिख सकते हैं। और सामान्यतः हम अपने एटीट्यूड के अनुसार ही, जैसी आपकी अभिवृत्ति बनी हुई है वैसा ही आप काम करते हो। कई बार तो हमारा एटीट्यूड कुछ और है, और लोग हैं वो क्या कहेंगे इसको सोच के हम अपना एटीट्यूड बदल देते हैं, सारे बदल देंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, लिखना नहीं है बट जान लो। कई लोग, कोई भिखारी आ जाए तो बिल्कुल उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, डांट कर भगा दे, उसको बिल्कुल किसी चोट भी पहुंचा सकता है। अब मान लो आप जा रहे हो किसी ऐसे प्लेस पे हो, यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो, यूनिवर्सिटी के गेट से निकल रहे हो और वहीं पे कोई खड़ा है भिखारी, और यहां से 5-7 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग आ रहे हो और सबकी नजर आपके ऊपर है। लोग देख रहे हैं कि करता क्या है, और आपकी भी नजर पड़ गई कि 5-6 सज्जन टाइप के लोग, सज्जन मतलब आप समझ सकते हो, और अच्छे लोग, सुंदर सुंदर लोग की नजर आपके ऊपर है। तो इच्छा तो नहीं है इसको पैसा देने की, बट लगता है कि ये 5-6 लोगों के इमेज खराब हो जाएगा, तो जानबूझ के इसको हो सकता है 20 रुपए का नोट दे दे, 50 का नोट दे दे भिखारी को, केवल दिखाने के लिए। पसंद बिल्कुल नहीं करता उनको देना, मगर तुरंत काम करता है उसके उल्टा। चाहता तो बिल्कुल नहीं इसको 1 रुपया दें, मगर तुरंत अपने पसंद के विपरीत जाकर व्यवहार करता, आचरण करता है, ताकि और लोग अच्छा कहें, नहीं बहुत अच्छा है, कितना धनी आदमी है, कितना सज्जन टाइप का आदमी है, ये मदद करता है। किसकी? गरीबों की। बाद में हो सकता है उससे वसूली भी कर ले, ये भी संभव है,
और ऐसे खूब लोग दिखाई देते हैं जिनका एटीट्यूड कुछ और है, और कभी कभी जानबूझ के काम ऐसा करते हैं ताकि उनके बारे में अलग टाइप का एक दृष्टिकोण डेवलप हो जाए। ये ध्यान रखना। इसको एग्जाम्पल के तौर पे मत लिखना, एग्जाम्पल तो वो लिखना जो पीछे हमने समझाया है। सब एटीट्यूड से संबंधित है। मैंने पहले ही बताया, एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखो। तैयारी क्रम में आपके जीवन में, हम सबके जीवन में समस्याएं आएंगी। समस्याओं को देखने के बाद सोचो कैसे निदान होता है, इसका कारण है, कारण को दूर करो, तो फिर जीवन में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी और छोटी छोटी कठिनाइयां आपको ज्यादा व्यथित करेंगे, ज्यादा दुखी करेंगे। कई लोगों के जीवन में एक कठिनाई है, भारी तनाव में है, और कई लोगों के जीवन में 20 कठिनाई है, उसके बावजूद भी आईएएस बन जाता है। उन कठिनाइयों को, इसका मतलब उसका एटीट्यूड जो है ना, उन समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण उसने बदल रखा है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लड़ता है उन समस्याओं से, विजित करता है, आगे बढ़ता है। और नहीं तो जीवन में एक छोटी सी समस्या आती है और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है कई लोगों का। ध्यान रखना आप। इज इट क्लियर? एक बात बोल लें सारे लोग, इसके बाद इस टॉपिक में जाएंगे। और जो मैंने बताया इसका कंटेंट आपको अभी आज ही प्रोवाइड कर देंगे। कब तक मिल जाएगा आपको? शाम तक। ये सेकंड नंबर के टॉपिक का जो नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स से उपस्थित रहेगा। मिल जाएगा, ध्यान रखो। हमारे भी जो ऑपरेटर जो मेन थे, जो हमारे कंप्यूटर से सारी चीजों को टैकल करते हैं, आ गए हैं, तो आज शाम तक में आपके पास चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। अब देखो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि ये आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, तो हमने संबंध पढ़ लिया आचरण के साथ संबंध अभिवृत्ति का। अब हम लोग देखने रहे नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि। नोट करोगे, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। एक एक करके देखते हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, ठीक है। सबसे पहले देखो, नोट करोगे नैतिक अभिवृत्ति। सवाल आ चुका है, ध्यान देना, अभी हम दिखाएंगे। या नैतिक मनोवृत्ति, नैतिक अभिवृत्ति या नैतिक मनोवृत्ति। ध्यान देना, अभिवृत्ति के तीन कंपोनेंट है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियर। यह दर्शाता है समझ को, सोच को, ज्ञान को, जानकारी को। यह दर्शाता है पसंद नापसंद को। ये भावों को दर्शाता है, उसके प्रति आपका क्या भाव है, आपके इच्छा क्या है, फीलिंग क्या है, भावना क्या है, और संवेग को दर्शाता है। और ये कार्य को दर्शाता है, पक्ष या विपक्ष में। तो कोई पूछे, क्लियर है? कोई पूछे नैतिक अभिवृत्ति क्या है, तो आप अभिवृत्ति को अगर ठीक से याद किए हो तो नैतिक अभिवृत्ति को लिखना बहुत आसान है। नैतिक अभिवृत्ति को लिखना आसान है। इसको यहां पे रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हाँ, कोई बात, ठीक है, ओके, डन। देखो, अभिवृत्ति हमने बताया था, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष के समूचे को हम अभिवृत्ति कहते हैं। यह हमने देखा था, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति। तो नैतिक अभिवृत्ति अगर पूछा जाए, नैतिक अभिवृत्ति, तो किसी व्यक्ति का अब किसी विषय के जगह पे आप नैतिक टाइप के विषय लेते हो, किसी व्यक्ति का नैतिक मुद्दे, नोट कर लोगे, मोरल इश्यूज, नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत, जो इथिकल थियरीज हैं,
आप नोट करोगे किसी व्यक्ति का नैतिक मुद्दे नहीं, नैतिक मुद्दों, मोरल इश्यूज, नैतिक निर्णयों, मोरल जजमेंट्स, मोरल थियरीज आदि के संदर्भ में जो उसका विश्वास है, जो उसकी सोच है, जो समझ है, जो उसका पसंद या नापसंद का भाव है, या पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की स्थिति है, उसको हम उस व्यक्ति की नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। केवल अभिवृत्ति वाले पार्ट्स को उठाओ और विषय को नैतिकता से कनेक्ट कर दो। नैतिक मुद्दे, नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत, नैतिक मानदंड, मोरल स्टैंडर्ड्स, इन सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा। एक बार सारे लोग बोलो, पहले अभिवृत्ति बोलो सारे लोग। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, विषय कुछ भी हो सकता है। अगर राजनीतिक विषय के प्रति होगा तो राजनीतिक अभिवृत्ति हो जाएगी, अगर नैतिक विषय के प्रति होगा नैतिक अभिवृत्ति हो जाएगी, अगर सामाजिक विषय के प्रति, नीचे वाली सारी बातें उसके साथ ऐड कर दोगे, सामाजिक विषय के साथ सामाजिक अभिवृत्ति हो गई। अगर धार्मिक विषय है और उसके बारे में नीचे की बातों को ऐड करोगे, धार्मिक अभिवृत्ति हो जाएगी। तो यदि पूछा जाए अभिवृत्ति क्या है, तो वहां पे हम लोग बताते हैं किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब जानकारी, विश्वास, मत, धारणा, व्यवहारात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव, और भावात्मक पक्ष, और तीसरा है व्यवहारात्मक पक्ष, अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करने की तत्परता, रेडी टू एक्ट इन फेवर और अगेंस्ट दुश्मन, के समूचे को हम अभिवृत्ति कहते हैं। तो नैतिक अभिवृत्ति पूछे तो लिखोगे किसी व्यक्ति का किसी नैतिक मुद्दे, नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत, नैतिक मानदंडों आदि के बारे में जो उसकी सोच है, जो उसका ज्ञान है, जो समझ है, जो विश्वास है, जो उसका मत बना हुआ है, यह हो गया कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जो उसके पसंद नापसंद का भाव है और जो कार्य करने की तत्परता, उसे हम लोग नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। केवल शब्द से खेल जाना है। दूसरा टॉपिक है, इसमें है राजनीतिक अभिवृत्ति। अगर कोई पूछ ले कि राजनीतिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो वो कहोगे किसी व्यक्ति का, इसको हटा दोगे, ये विषय बदल दोगे, किसी व्यक्ति का राजनीतिक विषय वस्तु, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, सिद्धांत और अवधारणाएं मिलता जुलता हो जाएगा, वो शासन के ढंग, चुनाव प्रणाली, नोटा आदि के बारे में जो व्यक्ति की सोच है, ज्ञान है, समझ है, विश्वास है, पसंद नापसंद का भाव है, कार्य करने की तत्परता, उसे राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। तो अगर अभिवृत्ति ये ठीक से समझ में आ गया है तो राजनीतिक अभिवृत्ति लिखना बहुत आसान है, नैतिक अभिवृत्ति लिखना बहुत आसान है। अगर पूछ ले धार्मिक अभिवृत्ति का आशय बताओ, व्हाट डू मीन बाय रिलीजियस एटीट्यूड, अभी बहुत चर्चा हो रही है धार्मिक एटीट्यूड की, कई जगहों पे धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं। अभी उन खबरों में कितनी सच्चाई है अभी पता चलेगा आगे। तो अगर पूछ ले रिलीजियस एटीट्यूड क्या है, तो किसी व्यक्ति का, अब यहां विषय बदल दो, धार्मिक विषयों, ईश्वर, आत्मा, जन्नत, स्वर्ग, नरक, जहन्नुम, बोलो धार्मिक क्रियाकलाप में पूजा, प्रार्थना, नमाज, प्रेयर, इन सब के बारे में आपका कैसी समझ है, क्या विश्वास है, क्या आपका ज्ञान है, पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो, कार्य करने के लिए तत्पर हो कि नहीं तत्पर हो, इसको हम लोग धार्मिक अभिवृत्ति कहते हैं, रिलीजियस एटीट्यूड। कई लोगों का रिलीजन के बारे में नकारात्मक कहते, सब गलत गलत बात बोलता है। कई लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करता है घटनाक्रम को, तो हमेशा रिलीजन के अनुसार काम करेगा।
हो सकता है कम ज्ञान हो, परंतु बहुत पसंद करेगा तो हमेशा काम करेगा। और धार्मिक मनोवृत्ति हो गई, रिलीजियस एटीट्यूड हो गया। ध्यान देना, हमारे सिलेबस में पढ़ना है नैतिक एटीट्यूड, ठीक है, और पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है, मॉरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। एक बार सारे लोग बोलो, किसी व्यक्ति का, एक बार बोल लो, प्रिंटेड नोट से नोटिंग कर लो। किसी व्यक्ति का विषय बदल दोगे, हम लोग अभिवृत्ति में पढ़ते हैं किसी विषय के प्रति, वो विषय की जगह पे आप नैतिक विषय लेते आओ, नैतिक से संबंधित चीजों को जोड़ दो, तो फिर वो नैतिक अभिवृत्ति हो जाएगी। किसी व्यक्ति का नैतिक मुद्दों, मॉरल इश्यूज, जैसे नैतिक मुद्दों में क्या है, जैसे मान लो अभी सरोगेसी का एक मुद्दा है, जैसे मृत्युदंड का मुद्दा है कि मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक नैतिक मुद्दा है, मॉरल इश्यूज है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शरणार्थी समस्या, भाई शरणार्थियों को जगह दे कि नहीं दे, क्या होना चाहिए, ये मॉरल इश्यूज बन रहा है। भाई बाहर से आ रहे हैं शरणार्थी, भारत में भी आते हैं, यूरोप में भी जाते हैं, क्या होना चाहिए उनके प्रति, तो ये एक मॉरल इश्यूज है। मॉरल इश्यूज में हम बाद में बताएंगे क्या होना चाहिए, इथिक्स में चले गए। तो ये सब नैतिक मुद्दे हैं। नैतिक मुद्दा यह भी बनता है कि हम विकास की गति बढ़ाएं कि पर्यावरण की रक्षा करें, मतलब विकास की गति को कम करें, नैतिक मुद्दा हो गया ये। यह भी मुद्दा एक नैतिक होने लगता है, एनवायरमेंटल इथिक्स की बात आने लगती है यहां पर। ध्यान देना आप, तो ध्यान देना एक बार फिर से कि किसी व्यक्ति का नैतिक मुद्दों, ब्रैकेट में लिख सकते हो, सरोगेसी, मृत्युदंड, शरणार्थी समस्या, क्लिनिकल ट्रायल, ये सब नैतिक मुद्दे हैं। नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत, नैतिक मानदंड आदि के प्रति व्यक्ति के ज्ञान, समझ, विश्वास, मत, पसंद नापसंद के भाव और कार्य करने की तत्परता को हम नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। मामला क्लियर? तो एक प्रशासनिक अधिकारी में सुशासन के प्रति, सुशासन को पसंद करना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी को सुशासन की ठीक से समझ होनी चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि बहुत अच्छी चीज है ये, लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए, उसको पसंद करना चाहिए, तभी तो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो आप ये लाइन को लिख सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी में सुशासन के ठीक से समझ होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए सुशासन में, गुड गवर्नेंस में, पसंद करना चाहिए उसे सुशासन को, तो फिर उसके अनुसार वो काम करेगा। मानव की समस्याओं के प्रति भी उसे ठीक से समझ होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम अपने प्रयास से इसे दूर कर सकते हैं। उसे पसंद करना चाहिए कि हम मानव की समस्याओं को दूर करें, पसंद करता हो कि जनता की समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर तो उसके अनुसार काम करेगा। इसकी मॉरल एटीट्यूड है। और जिस अधिकारी में मॉरल एटीट्यूड होगा, वास्तव में अधिकारी संवेदनशील होगा, जन सेवा के प्रति समर्पण रखेगा, गरीब लोगों के प्रति समानुभूति रखेगा, सहानुभूति रखेगा, सहिष्णुता का भाव रखेगा और कंपैशन, करुणा का भी भाव रखेगा। इफ एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज moral attitude in real sense, then he must be associated with empathy, sympathy, tolerance, dedication towards public service, etc. etc. लिख दोगे, ऐसा लिखा जा सकता है, और ऐसा लिख दोगे तो बहुत है। ऐसा होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी को, उसको अच्छी चीजों को पसंद करना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड का एक पार्ट भावात्मक पक्ष है, पसंद नापसंद। उसे गलत चीजों को नापसंद करना चाहिए, अच्छी चीजों को पसंद करने वाला होना चाहिए।
कई सारे अधिकारी बुरी चीज को ही पसंद करना शुरू करते हैं, भ्रष्ट आचरण, घूसखोरी, जमाखोरी, लैंड को इधर से उधर कर देना, पैसा बनाना, जबकि ये काम नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है। तो ये सारे मोरल एटीट्यूड के पार्ट हैं। सवाल है, पिछले साल सवाल है यूपी पीसीएस में, मानव के नैतिक और राजनीतिक अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं? 200 शब्दों का है। आप इन्हें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? क्या समझते हैं? तो पहले क्या समझते हैं ये तो बता दो। नैतिक अभिवृद्धि किसी व्यक्ति का, किसी नैतिक विषय, मुद्दा, सिद्धांत, संपत्ति आदि के बारे में, समझ, विश्वास, पसंद नापसंद का भाव, कार्य करने की तत्परता को नैतिक अभिवृद्धि कहते हैं। राजनीतिक अभिवृद्धि समझा दो, फिर बता दोगे सेकेंड पार्ट, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में हाउ यू विल जस्टिफाई दिस इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो। तो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो क्या है ये बताओ। लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र है, परंतु लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रोकने के लिए नैतिक अभिवृद्धि। आज लोकतंत्र है, जो अधिकारी हैं वो राजनीतिक दलों से गठजोड़ बनाए हुए हैं, राजनीतिक नेताओं के कई सारे लोग चापलूसी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक राजनीतिक एक अधिकारी को, एक प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति तटस्थ होना चाहिए। ही मस्ट हैज नॉन पार्टिजनशिप, उसको नॉन पार्टिजनशिप में विश्वास करना चाहिए। ये बातें लिख दोगे। पूछ रहे किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, तो राजनीतिक परिदृश्य पे नजर डालो। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य लोकतंत्र है, और क्या क्या हो रहा है। उसे प्रशासनिक अधिकारी को चुनावों का संपादन निष्पक्ष तरीके से कराना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। है परिदृश्य। अब देखो बंगाल में चुनाव हो रहा है, वो पंचायत चुनाव, क्या दशा है वहां पे, क्या उचित सिद्ध करे, वहां की क्या मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड अच्छा है क्या? अधिकारियों का एटीट्यूड ठीक नहीं है, नेताओं का एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनकी सोच बदली। वो पसंद करते कि हिंसा हो जाए, हमारी पार्टी जीत जाए। बोले ये स्वर्णो। तो जब पूछा जाए वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, आप चाहे ध्यान रखना, इथिक्स की ये स्थिति है, आप चाहे जितना पढ़ के चले जाओगे, कई चीजों का उत्तर वहीं पे बैठ के पढ़ के लिखना है। इसके लिए जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। अगर आपके थॉट्स क्लियर हैं तो आराम से बैठ के, अगर कलम चलाने की आदत है तो आराम से ऐसे प्रश्नों को लिखोगे। और पिछले साल का ही तो प्रश्न है जिसका एग्जाम पिछले साल हुआ है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो। तो बताओ आज का पॉलिटिकल सिनारियो क्या है? पॉलिटिकल सिनारियो में लोकतंत्र की स्थिति है, बोलो। सिद्धांत विहीन राजनीति हो रही है, बोलो। प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बने हुए हैं, आरोप लगाया जाता है प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है, बार बार आक्षेप लगाया जाता है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी का नैतिक एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर। नैतिक एटीट्यूड क्लियर है, ये कोई असंभव टाइप के काम नहीं है, ध्यान देना। आराम से लिखोगे। अब लिख लो राजनीतिक एटीट्यूड क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड। और अब इसी में देख लो कि आप ये बोलो, अगर आप गांधी में विश्वास करते हो तो आपका मोरल एटीट्यूड क्या होगा?
अगर आप गांधी को आदर्श मानते हो, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है आपके आदर्श कौन है, आप किसको आइडियल मानते हो, कई लोग कहते हैं गांधी को, तो आपका आपका मोरल एटीट्यूड क्या होगा? आप सत्य और अहिंसा में विश्वास करोगे, अंत्योदय की अवधारणा में विश्वास करोगे, यू विल एक्सेप्ट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आप अहिंसक तरीके से काम करोगे, हो सकता है कि आप सत्याग्रह में विश्वास करने लगो। तो गांधी को यदि आप आइडियल मानते हो तो गांधी के सिद्धांतों को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी नैतिक वृत्ति है तो कहोगे कि अंततः सत्य की ही विजय होगी, इसमें विश्वास करोगे, धारणा बनाओगे कि हां यही होगा। ये सब मोरल एटीट्यूड के पार्ट्स हैं। तो जब नैतिक अभिवृत्ति पूछे तो उसमें गांधी भी कोट कर दो, और मुंडकोपनिषद की इस युक्ति सत्यमेव जयते, इसको भी कोट कर दोगे। इसमें विश्वास होना चाहिए, इसको पसंद करना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हो कि सत्य की विजय होगी और पसंद भी करते हो सत्य बोलना, तो निस्संदेह आप आचरण में भी झूठ का सहारा नहीं लोगे। क्लियर? एक बार बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? एक बार बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? मैं अपने लैपटॉप पे आपके कमेंट को अब थोड़ा थोड़ा देखने की स्थिति में हूं। इज इट क्लियर? मोरल एटीट्यूड अभी देखा है हम लोगों ने, अभी हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड देखने जा रहे हैं। और इसमें जब लिखोगे तो ये भी लिख दोगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी में आम जनता के प्रति करुणा हो, सहानुभूति हो, समर्पण भाव हो, आदि आदि, जो अपने सिलेबस में आगे मिलेगा डिटेल में, वो भी सब इसके भीतर आ जाता है। लिखोगे राजनीतिक अभिवृत्ति, पॉलिटिकल एटीट्यूड, राजनीतिक अभिवृत्ति, राजनीतिक अभिवृत्ति, पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब पूछा जाए क्या है, तो किसी व्यक्ति का अब राजनीतिक एटीट्यूड में राजनीतिक विषय वस्तु कर लो। राजनीतिक विषय वस्तु क्या होगा? शासन के स्वरूप, शासन के स्वरूप, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सा हो सकता है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी, राजतंत्र मोनार्किज्म, धर्मतंत्र थियोक्रेसी। देखो किसी व्यक्ति का, अब चूंकि राजनीतिक विषय तो शासन के स्वरूप, शासन के स्वरूप लोकतंत्र होना चाहिए कि राजतंत्र हो कि धर्मतंत्र हो, शब्द मैं बोल रहा हूं लिख लोगे। लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, ये शासन के विभिन्न रूप हैं। राजनीतिक अवधारणाएं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, राजनीतिक अवधारणाएं, राजनीतिक अवधारणाएं में जैसे समाजवाद, सोशलिज्म, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद आदि लिख लोगे। सोशलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, साम्यवाद भी लिख सकते हो, कम्युनिज्म हो। दीज आर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, राजनीतिक अवधारणाएं। चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली, ईवीएम, नोटा, किसी व्यक्ति का शासन के स्वरूप, राजनीतिक अवधारणाएं, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अब 3 चीजों पे चले जाओ। उसकी जो समझ है, जो विश्वास है, जो पसंद नापसंद का भाव है, जो व्यवहार कार्य करने की तत्परता है, इसको हम लोग राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। दिस इज नोन एज पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन। ध्यान देना, किसी व्यक्ति का, किसी, आप यहां पे ये भी लिख सकते, राजनीतिक मुद्दे, पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारे मुद्दे होते हैं
जैसे दल बदल एक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा, दल बदल खूब चर्चा में है। दल बदल, आपका दल बदल के बारे में क्या सोच है, क्या विश्वास है, पसंद करते हो नापसंद करते हो। शासन के स्वरूप, राजनीतिक अवधारणाएं जैसे समाजवाद, मार्क्सवाद, चुनाव प्रणाली आदि के बारे में जो आपकी समझ है, जो विश्वास है, जो मत है, जो पसंद नापसंद का भाव है, जो कार्य करने की तत्परता है, मतलब तीन पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष के समूचे को राजनीतिक प्रवृत्ति कहते हैं। सारे लोग बोल लो, जहां पे जो बैठा है बोला जा सकता है कि किसी व्यक्ति का, अब चूंकि राजनीतिक प्रवृत्ति है तो राजनीतिक विषय वस्तु बना देंगे। किसी व्यक्ति का राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक घटनाक्रम, शासन का स्वरूप, राजनीतिक अवधारणाएं, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक दल आदि के बारे में जो ज्ञान है, समझ है, विश्वास है, ब्रैकेट में लिख सकते हो संज्ञानात्मक पक्ष, ब्रैकेट में पसंद नापसंद का भाव, ब्रैकेट में भावात्मक पक्ष, कार्य करने की तत्परता, ब्रैकेट में व्यवहारात्मक पक्ष के समूचय को राजनीतिक एटीट्यूड कहते हैं। बड़े बड़े लाइन लिख के मत पूछो, छोटा सा पूछो ताकि पढ़ने की स्थिति में रहे। और इतना करके लिख दोगे तो हो गया उत्तर। पीएचडी थोड़ी करना है, पास होना है। पीएचडी वालों का सक्सेस रेट अच्छा नहीं है यूपीएससी में, बहुत कम पीएचडी वाले हो तो उनका सक्सेस रेशियो ठीक नहीं है। रिसर्च मत करो, जो आवश्यक है उसको पढ़ो, जो प्रासंगिक है उसका सेवन करो, उसी को हृदयंगम करो, उसी को आत्मसात करो, जल्दी से सफलता मिल जाएगी। और नहीं तो पंचवर्षीय कार्यक्रम होगा, सप्तवर्षीय या अनंत काल तक लड़ते हुए बहुत सारे लोग कहां जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो जब मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, नोटिंग ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स में है। अब प्रिंटेड नोट्स पढ़ोगे तो समझ में खूब आएगा, कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यही बातें ऑर्गेनाइज तरीके से वहां लिखी हुई हैं। तालमेल कर लो, यहां कुछ चीजों को लिखो, विस्तार प्रिंटेड नोट से कर लो। क्या कहोगे? एक बार सारे लोग बोल लो जहां बैठे हो, और बोलो कि मैंने, अगर जुबान से बोल लिया हो तो लिख देना यस बोल लिया मैंने। एक बार फिर से बोलो। किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक मुद्दे जैसे दल बदल आदि, शासन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र आदि, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, राजनीतिक अवधारणाएं जैसे समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद आदि, चुनाव प्रणाली, ईवीएम, नोटा आदि। कई लोग कहते हैं ईवीएम से चुनाव हो, कई लोग कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव, मतपत्र से चुनाव हो। अरे पसंद अलग अलग है ना। कुछ लोगों को विश्वास है कि मतपत्र से होना चाहिए, कई लोग कहते हैं बटन दबाने वाला मशीन हो तो मैं वो ज्यादा अच्छा है। पसंद सबकी अलग अलग। ये पॉलिटिकल एटीट्यूड को दर्शाता है। अब देखो अभी पश्चिम बंगाल में ये चुनाव हो रहा था, वो पता पूरा मतपेटी ही उठा के भाग रहा था, पूरा उठा के माथे पे रखकर, सर पे रखकर उठा के ले जा रहा है। वो कहां ले जाएगा पता नहीं, पूरा मतपत्र ही उठा के ले जा रहा है। बोलो, इसका मतलब वहां राजनीतिक जो पार्टियां हैं और जो वहां पे जो प्रशासनिक तंत्र है, उसका राजनीतिक एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड निगेटिव है, लोकतंत्र के प्रति निगेटिव है। जनता चाहती है किसी और को जिताना चुनाव, और जो इस टाइप के कुछ लोग हैं वो किसी और को जिताना चाहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं, 100% नहीं मगर कहा जा सकता है जब इस टाइप से गुंडागर्दी है तो। बोलो ये सुनो, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड को दर्शाता है, क्या पसंद करते हो। क्योंकि एटीट्यूड के 3 पार्ट हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो किसी व्यक्ति का राजनीतिक मुद्दों, तभी तो पूरा लिखोगे 3-4 लाइन, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, ये सबको थोड़ा विस्तार दे दोगे। किसी व्यक्ति का राजनीतिक मुद्दों, शासन के स्वरूप, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक दल आदि के बारे में जो समझ है, जो विश्वास है, ब्रैकेट में संज्ञानात्मक पक्ष,
पसंद नापसंद का भाव, लाइकिंग और डिसलाइकिंग ब्रैकेट में इफेक्टिव एस्पेक्ट, कार्य करने की तत्परता के समुच्चय को हम राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। क्या दिक्कत है? बोलो, आराम से लिख सकते हो। अच्छा, मैं अगर आप सबसे पूछूं, एक प्रशासनिक अधिकारी की राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, बताओ। सवाल आ चुका है आईएएस में। मान लो आप एक आईएएस अधिकारी है या आईपीएस अधिकारी है कोई, तो उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड ये हो कि किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए सार्वजनिक तरीके से। उनकी निजी राय अलग हो सकती है, वो जाके किसी पार्टी को वोट दे दें, वोट देना तो उनका अधिकार है, तो जाके दे सकते हैं। बट चूंकि वे सार्वजनिक पद पे बैठे हुए हैं, तो मंच से जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि फलाने पार्टी को वोट दो, सस्पेंड, चुनाव आयोग की गाज गिर जाएगी उनके ऊपर। इसलिए कभी आईएएस आईपीएस को देखोगे ना, खुल के मंच पे बोलते हुए नहीं आते हैं। पीठ पीछे भले ही गठबंधन कर लें पॉलिटिकल पार्टी के साथ, राजनीतिक दल के साथ और नेता के साथ, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें तटस्थ व्यवहार करना चाहिए। उनके राजनीतिक अभिवृत्ति का पार्ट है। उन्हें किसी राजनीतिक दल या नेता के पक्ष या विपक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए। दे शुड प्रमोट नॉन पार्टिजनशिप, नीदर सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर नॉर अपोज एनी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर। उन्हें अपना काम तटस्थ तरीके से, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, उन्हें अपना काम तटस्थ तरीके से करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए। ध्यान देना, जब भी चुनाव होता है, जैसे अब देखना अभी 24 में चुनाव होने वाला है, चुनाव आयोग कई जगहों के अधिकारियों को कहता है कि आप हट जाओ चुनाव प्रक्रिया से। अब ये हो सकता है कि डीएम हो कहीं के, बस जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी कहेगा आप हट जाओ, क्योंकि चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट है कौन कौन से अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ गुटरगू करते हैं, गठबंधन किए हुए भीतर भीतर। और कई बार प्रशासनिक अधिकारी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी जिले के एसपी महोदय और डीएम महोदय आपस में खूब तालमेल हो उनका, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी थोड़ा बहुत हो गया हो, तो चुनाव पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना। तो एक राजनीतिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी की राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो उसे राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति तटस्थ होना चाहिए, उसे लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए, उसे संवैधानिक मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए, उसमें गैर तरफदारी का भाव होना चाहिए, उसे राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए। परफेक्ट हो गया, 10 नंबर सवाल क्लियर है। इतना लिख दोगे 10 में डिस्टिंक्शन प्लस मार्किंग आ जाएगी। और ये तो कितने आसानी से लिख सकते हो। उसे किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। हम और आप किसी राजनीतिक दल के मंच पर जाकर प्रचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जम के बोलो फलाने पार्टी को वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी आपके ऊपर। आम जनता है अभी। मगर जिस दिन आप सार्वजनिक पद पे बैठ गए, डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, डीएम बन गए, मंच से एक लाइन नहीं बोल सकते हो किसी राजनीतिक दल के फेवर में, या किसी नेता की जयकारा नहीं लगा सकते हो, इनका जय बोलिए। आप व्यवस्था करोगे, कानून और व्यवस्था का पालन कराओगे। उनकी सभा हो रही है तो शांतिपूर्वक सभा आयोजित हो जाए, इसमें मदद करोगे। बट आप मंच से बोल नहीं सकते हो उनके फेवर में, भले ही बहुत दिन भर उन्हीं के साथ बैठे रहते हो। बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, मगर सार्वजनिक तरीके से समर्थन नहीं कर सकते हो। तो एक प्रशासनिक अधिकारी का राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति तटस्थता होनी चाहिए, नॉन पार्टिजनशिप होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए,
लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए, सुशासन का समर्थन करना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। दिस इज नोन एज पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ए ब्यूरोक्रेट। क्लियर? एक बार बोलो क्लियर। यह है राजनीतिक प्रवृत्ति। मैं सवाल दिखा रहा हूं, सवाल देखो। सवाल है राजनीतिक प्रवृत्ति से क्या समझते हो, समझा देंगे अच्छे से। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित समझते हैं, उचित सिद्ध करेंगे। भाई लोगों को राजनीति में लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए, राजनीति में भाई भतीजावाद से उठकर काम करना चाहिए। आज समाज में भाई भतीजावाद बहुत है, जात पात से ऊपर उठकर काम करना चाहिए राजनीति में। बताओगे वर्तमान परिदृश्य में कैसे ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए? क्या दिक्कत है लिखने में? चुनाव जो है ना स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। 3 शब्द आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप इथिकल भी यूज कर सकते हो, पिछली बार इथिकल शब्द यूज हुआ है, बार बार आया कि नैतिक तरीके से चुनाव हो। अंग्रेजी में आता है इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। लास्ट ईयर एक और है, लास्ट टू लास्ट ईयर कहीं पे चुनाव हो रहा था, उसमें यह भी आया, फ्री फेयर एंड इथिकल इलेक्शन। अनैतिक तरीके से चुनाव ना हो, फ्री हो, फेयर हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और नैतिक हो। तीनों शब्द को लिखो आप। आपका एटीट्यूड राजनीति के बारे में ऐसा होना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसको आप फ्री नहीं बोल सकते हो, फेयर नहीं बोल सकते हो, इथिकल नहीं बोल सकते हो, जो अभी पंचायत चुनाव का जो रिपोर्ट आ रहा है। जबकि चुनाव ऐसा होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव संपन्न कराने में, चुनाव किस प्रकार का चुनाव संपन्न करना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो। इसमें प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका है। तो 3 शब्दों को लिखो। क्या दिक्कत है इसमें? शब्दों का चयन बड़ा सटीक हो, लिख सकते हो, कोई कठिन थोड़ी है। अब देखो, मैं 20 का सवाल थोड़ा बता रहा हूं। 20 का सवाल, ये आईएएस का सवाल है। 150 वर्ष 10 नंबर। सकारात्मक प्रवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी गई है। बिल्कुल। प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कई लोग आईएएस बनने के बाद सोचते हैं कि अपना अपना बनना चाहिए, अपना महीने के शुरुआत में अपना पेमेंट राइट टाइम पे आ जाए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए। गए हैं लोक सेवक बनकर जनता की सेवा करने के लिए, परंतु जनता गरीब को देखकर उनके भीतर घृणा का भाव आ जाता है। हम कहेंगे इस अधिकारी का नकारात्मक एटीट्यूड है जनता के प्रति, जन समस्याओं के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड है। कहीं पानी जमा हुआ है, डेंगू हो सकता है, उसको पता है अधिकारी को कि यहां पे डेंगू जम हो सकता है, एटीट्यूड बड़ा नकारात्मक। वो छोड़ देता है। पता चल रहा है कि यहां दंगा हो सकता है, कहता है हो जाने दो, पहले मर जाने दो, फिर जाएंगे हम। नकारात्मक एटीट्यूड। हमें जन समस्याओं के प्रति तत्काल कदम उठाना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स देना चाहिए, नीतियों और कार्यक्रमों को त्वरित तरीके से लागू करना चाहिए। कौन करेगा? जिस अधिकारी का एटीट्यूड सकारात्मक हो, वो अच्छी चीजों को पसंद करता हो, उसकी समझ और विश्वास तरीके का हो, तभी। जिसे प्राय नितांत दबाव में कार्य कर। एक व्यक्ति की सकारात्मक वृत्ति में क्या योगदान देता है? एक, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, व्हाट कंट्रीब्यूट्स। अब सवाल है कि आदमी की सकारात्मक वृत्ति बनने में किसका योगदान है? ध्यान देना, आपके घर परिवार का योगदान रहता है, आपकी स्कूल कॉलेज का योगदान रहता है, आपके शिक्षक का योगदान रहता है, आपके वातावरण का योगदान रहता है। जिस प्रकार का वातावरण, कार्य करने का वातावरण है, उसका योगदान रहता है। और आदमी का एटीट्यूड अगर ठीक नहीं हो, निगेटिव टाइप का आदमी हो, तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे। इतना बाहर से व्यवस्था करेंगे, निगरानी तंत्र की, निगरानी तंत्र कि चाह के भी गलत काम नहीं कर पाए।
क्या क्या कर सकते हैं बाहर से उसके एटीट्यूड को सकारात्मक बनाने के लिए? सिटीजन चार्टर लगा देंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बना देंगे, कोड ऑफ एथिक्स बना देंगे, आरटीआई लगा देंगे, ये सीबीसी, ईडी, सीबीआई, एसीबी सबकी व्यवस्था कर देंगे, ये सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था कर देंगे। और ये जो P4 का जो कॉन्सेप्ट है इसको लागू कर देंगे। P4, पेंशन, प्रमोशन एंड पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। काम करना ही पड़ेगा उनको, अधिकारी को। P4, पेंशन तब मिलेगा जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, जनता की सेवा बहुत अच्छे से करो। प्रमोशन तब होगा जब प्रदर्शन, आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। प्रदर्शन का मतलब आप जन समस्याओं का त्वरित निदान करो, परफॉर्मेंस अच्छा लो, जल्दी प्रमोशन ले लो। पेमेंट भी तभी देंगे जब परफॉर्मेंस अच्छा हो। जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, थोड़े नकारात्मक टाइप के एटीट्यूड रखे हुए हैं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं करें, जबरन रिटायर कर लेंगे। कंपल्सरी रिटायरमेंट, फोर्सफुल रिटायरमेंट, जबरन रिटायरमेंट। सरकार ने सैकड़ों सीनियर अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया कि हटो यहां से। क्यों? आपका प्रदर्शन ठीक नहीं है। तो नए जो अधिकारी हैं उनका एटीट्यूड क्या हो गया? सकारात्मक होने लगा कि भाई काम करना पड़ेगा, जनता के हित में काम करना पड़ेगा। बताओ इन सब चीजों को लिखकर। नंबर कैसे नहीं आता है? क्या किताबों में लिख रखा है लोगों ने? अनाप शनाप, ज्यादातर किताबों में वही हाल है। देखना भी हो तो हिंदी में ना देखे, कई लोग उसको बोलते नहीं है। अंग्रेजी के किसी अगर आंसर को भी देखना हो तो अंग्रेजी में देखो, हिंदी अनुवाद कर लो, कोई ये कठिनाई नहीं है। और ये सारे टॉपिक्स में हिंदी में किताबों का अभी भी अस्तर थोड़ी है। सब ओरिजिनल चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी तो ट्रांसलेशन है, ध्यान रखना। बट बहुत अच्छी अच्छी ट्रांसलेशन आ गए हैं। हमारा नोट्स देखो अच्छे से, क्लास में डिस्कशन में ठीक से शामिल रहो, प्रश्नों को बार बार देखो, प्रश्नों की एक रूपरेखा तैयार करो। पूछा है एक व्यक्ति की सकारात्मक वृत्ति में क्या योगदान देता है? व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ पर्सन। ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी मदद से हम आदमी के एटीट्यूड को सकारात्मक बना सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के, अगर प्रशासनिक अधिकारी होगा तो ये जरूरी है, और नहीं तो स्कूल, कई बार कहते हैं परिवार का संस्कार सामने वाले का एटीट्यूड अच्छा बना देता है। स्कूल में की गई पढ़ाई, संगति, संगति से गुण होते, संगति से गुण जात। सदसंगति बहुत महत्वपूर्ण कदम है सकारात्मक एटीट्यूड के निर्माण में। अच्छे लोगों की संगति, संगति बुरों की रख लोगे, बुरा एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। और अच्छे लोगों की संगति होगी तो सकारात्मक एटीट्यूड डेवलप होगा समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। ये कोई असंभव सवाल थोड़ी है। 10 नंबर का सवाल है, 150 शब्द लिखना है। थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, घुमाते फिराते और हाथ चलाने की आदत है तो, कलम चलाने की, असंभव नहीं है। और इसी टाइप से अन्य पेपरों में भी अगर थोड़ा थोड़ा प्रश्नों की समझ डेवलप होने लगे ना, अभी तो आपकी शुरुआत है ना। कई बार शुरुआत में इस लोग सोचते हैं कि मैं एक ही बार टॉप क्लास का लिख दूं। अरे अभी टॉप क्लास कैसे लिख सकते हो? मगर एटलीस्ट लिखना तो शुरू करो। धीरे धीरे आपका आंसर अपडेट होता चला जाएगा अपने आप। आपस में डिस्कशन करते रहो। मैं कई जगहों पे मॉडल आंसर दे ही दूंगा, मैं बोल चुका हूं। कम से कम 20-25 तो नहीं दूंगा आप लोगों को, तो उसे मिलाते रहो। कई लोग सोचते हैं पहली बार लिखे और एकदम लिख दें कि टॉप ही कर जाए, ऐसा कैसे होगा? प्रोसेसिंग जरूरी है। शुरुआत में ज्यादा गलती करोगे, फिर अपनी गलतियां कम होंगी। कई लोग लिखते ही नहीं है, उनको लगता है कि मैं ऐसा लिखूं कि टॉप कर जाऊं, तो फिर तो टॉप होने का ख्वाब छोड़ दो। पहले शुरुआत में गलती करो, सुधारो, फिर सुधरेगा, फिर सुधरेगा। धीरे धीरे लिखते लिखते आपका स्तर उस स्तर पे चले जाओगे कि हाँ अब तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। पहली बार में बहुत अच्छा लिखना, वो कोई अद्भुत टाइप का आदमी हो, वो बाई बर्थ कुछ अलौकिक शक्तियों से युक्त हो तो संभव है। अदरवाइज शुरुआत में कुछ गलतियां होती हैं,
कुछ चीजें छूट सकती हैं, बट लगातार अभ्यास से आप उस लेवल को टच कर सकते हो, अगर लगातार अभ्यास कर रहे हो तो। ऐसा नहीं कि पहला सवाल लिखे और उसमें किसी ने 4 गलती काट दी तो सर पकड़ के बैठ गया, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया। जिंदगी में कितनी बार लिख रहे हो? पहली बार लिख रहे हो और चाहते हो कि टॉफी कर जाए, तो फिर तो पूरी दुनिया आईएएस बन जाती। पहले एक्सेप्ट करो अपना लिमिटेशन, उसे दूर करो। प्रोसेस है, थोड़ी कठिनाई होती है, उसको फील करो कि हाँ इसमें ये मुझे लिखना चाहिए था, बजाय कि निगेटिव एटीट्यूड बना लो कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूं। 150 शब्द है, पहले 85 शब्द लिखो ना, फिर 75 शब्द लिखना, फिर 150 शब्द लिखना। प्रैक्टिस करते करते आप, अभी तो एथिक्स की पैदाइश आपकी 15 से 20 दिनों की है, 15 दिनों की है। अभी तो 15 दिन में भी क्लास ठीक से नहीं चला। लोग साल भर पढ़ने के बाद भी आईएएस का एक सवाल नहीं लिख पाते हैं। आप कम से कम कुछ शब्द तो लिख सकते हो ना, 30 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, कुछ तो लिखने की स्थिति पैदा हो रही है। उसको धीरे धीरे एनहांस करो। इसी टाइप से होता है। पहले मेरे पास एक सुकेश जैन करके लड़का था, थाना गाजी अलवर का रहने वाला। वो 21 साल 3 महीने में आईपीएस बना। 21 साल जब उसकी बना था, 21 साल 3 महीने की उम्र थी। इंडिया के हमको लगता है सर्वाधिक यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर में सुकेश जैन की स्थिति थी। सिंपल बीएससी पास। तो वो दौर था, आज से हमको लगता है 2005-6 बैच का वो था। उसी बैच में ओपी चौधरी थे जो लास्ट यूपी उत्तराखंड ये इसमें गए, छत्तीसगढ़ कैडर में आईएएस बने। बाद में उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। ये सब उसी बैच में थे। पहले प्रयास में वो सुकेश जैन बना और दूसरे प्रयास में ओपी चौधरी बने, आईएएस बने। वो आईपीएस बना। उसकी कई बार कॉपी लाता था, लिख के मैं फाड़ के डस्टबिन में फेंक देता था, मुझे दूसरा लिख के लाना। बड़ा तनाव में, दबाव में, मगर वो उसको पॉजिटिव तरीके से देखता था कि सर चाहते हैं कि मेरे अंदर सुधार हो। नहीं तो रिएक्ट कर सकता था कि मेरी कॉपी फाड़ने वाले कौन है, गुस्सा कर सकता था, स्टैग्नेंट हो जाता, वहीं पे रुक जाता। दूसरे दिन फिर लेकर खड़ा है कि सर प्लीज इसको संभव हो तो देख लें। तीसरी बार, चौथी बार, धीरे धीरे करते करते उस लेवल को टच करने लगा। मैंने कॉपी फाड़ के 2 लाइन पढ़ा, कॉपी फाड़ा, फेंक दिया, हम दूसरा लिख के ला। तो कई लोग जब लिखना शुरू करते हैं उनको लगता है बड़ी कठिनाई हो रही है, 10 ही लाइन लिख पा रहे हैं। अरे लिखो तो, वो झेलो तो। जब तक झेलोगे नहीं, सुधरोगे नहीं। अपने को एक प्रक्रिया से गुजारो तो रिफाइंड होकर निकलोगे। और अगर प्रक्रिया से गुजारोगे नहीं तो जैसा आज हो 2 साल के बाद भी उसी टाइप से रह जाओगे। लिखने की आदत डालो। जितना लिख सकते हो कम ही लिख सकते हो, लिखो तो पहले, कलम तो चलाओ। अपनी कमी पता चलती है। क्लियर? और बीच बीच में मैं सपोर्ट करता रहूंगा मॉडल आंसर देके। तो एक बार जब हो जाएगा तो मेरे समझ से कल ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली अपना दूसरे नंबर का टॉपिक कल फिनिश हो जाएगा। थैंक यू। कल देखेंगे इसे को।